स्वागत है आपका गहरा सन्नाटा में। आज हम चलेंगे 3 ऐसे गांवों की ओर जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है जो अब भी जिंदा है। तो अपनी लाइट्स बंद कीजिए और चलिए सन्नाटे में उतरते हैं। कहानी 1, सूने कुएं की आवाज। डोडापुर गांव की पहचान भले ही आम सी हो, लेकिन इसके बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जिसे मरा कुआं कहा जाता है। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। 35 साल पहले गांव की एक किशोरी सरिता दोपहर के वक्त कुएं से पानी लेने गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। कहते हैं उसने खुद कुएं में कूदकर जान दे दी थी, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से इस कुएं को अपशगुन माना जाता है। गांव वालों का मानना था कि सरिता की आत्मा उस कुएं में अटकी है। वहां से रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। कई लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने अपना नाम पुकारता सुना है, लेकिन जब पलटे कोई नहीं था। अब कहानी आती है सीमा की, 28 साल की, पढ़ी लिखी, तेज और नास्तिक। वह अपने पति अविनाश के साथ शहर से गांव लौटी थी। उसका मकसद था पुरखों का घर संभालना और शांत जीवन जीना। जब उसने पहली बार कुएं के बारे में सुना, उसने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है। 21वीं सदी है, भूत प्रेत अब भी लोगों को डराते हैं। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन सीमा ने ठान ली कि वह इस अंधविश्वास को गलत साबित करके रहेगी। एक रात जब बारिश की वजह से टंकी सूख गई और बिजली भी गुल हो गई, तो अविनाश ने सीमा से कहा, पर सीमा बाल्टी उठाकर अकेले चल पड़ी। आधी रात थी, चांद बादलों में छुपा था, हवा में अजीब सी नमी थी और पूरा गांव सोया हुआ। जब वो कुएं के पास पहुंची तो आसपास कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, उसे किसी ने धीमे से पुकारा, सीमा। उसने तुरंत इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा, सीमा, मत करिए। अब की बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। सीमा ने नीचे झांककर देखा, काला अंधेरा था, लेकिन अचानक अंदर से कुछ हलचल हुई और एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। वो चेहरा बिल्कुल सीमा जैसा था। वही नाक, वही बाल, वही बिंदी, बस आंखें बहुत गहरी और काली। सीमा वहीं जम गई। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, जैसे कोई पानी के अंदर से उसकी नकल कर रहा हो। फिर एक हाथ बाहर निकला और बाल्टी को खींचने लगा। बाल्टी नहीं, जैसे वो सीमा को खींच रहा हो। सीमा चीखी, कौन है तू? आवाज आई, मैं सरिता नहीं हूं, तू है। और फिर सीमा बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, सीमा कुएं के किनारे पड़ी थी, भीगी हुई पर जीवित। जब होश आया तो वो चुपचाप थी, बस एकटक दीवार को देखती और फुसफुसाती रहती, मैं नहीं हूं, वो है। उसके बाद उसका व्यवहार अजीब हो गया। वह देर रात नींद में चलती और बार बार कुएं की दिशा में जाती। उसने अपनी आवाज बदल ली थी। अब वो बोलती तो उसकी आवाज में 2 लोगों की गूंज होती। एक रात उसने घर की दीवारों पर पानी से कुछ नक्शे बना दिए, कुएं का नक्शा और उसके नीचे कोई गुफा जैसी संरचना। अविनाश डरते डरते गांव के बुजुर्ग बाबा त्रिलोचन के पास गया, जो साधारण गांव वाले नहीं, बल्कि तंत्र और समाधि विद्या में अनुभवी थे। बाबा ने बस सीमा की तस्वीर देखी और कहा, यह शरीर अब उसका नहीं रहा। सरिता की छाया इसे ले चुकी है। जो कुएं में है वो अब जिंदा नहीं, पर अधूरी है और सीमा को पूरा कर रही है। बाबा ने बताया कि सरिता आत्महत्या नहीं कर रही थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसे कुएं में फेंक दिया गया था। उसका क्रोध, उसकी आत्मा उसी जगह अटकी रह गई। वो अब हर उस स्त्री को बुलाती है जो उस जैसी हो, पढ़ी लिखी, तेज और अकेली। अविनाश और बाबा ने मिलकर एक रात योजना बनाई। सीमा को कुएं के पास लाया गया। उस रात हवा तेज थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो।
बाबा ने कुएं के चारों तरफ राख और मंत्रों से एक घेरा बनाया। सीमा बीच में खड़ी थी और अचानक उसकी आंखें काली हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सबने मुझे मार डाला, अब मैं सब में जीऊंगी। कुएं से भयानक गर्जना हुई। पानी नहीं, धुआं बाहर निकला। उसमें सरिता का चेहरा दिखा और फिर अजीब सी चीख। बाबा ने तंत्र मंत्रों से उस आत्मा को वापस उसी कुएं में बांधा। सीमा बेहोश हो गई, पर इस बार जब उठी तो वो वापस सीमा थी। कुएं को अब लोहे की जंजीरों और सीमेंट से बंद कर दिया गया है। सीमा अब ठीक है, पर वो कहती है, अब भी रात को जब बहुत सन्नाटा होता है, मुझे कोई पुकारता है। उसी आवाज में मेरा नाम। गांव वालों ने तय किया, अब कोई वहां नहीं जाएगा, कभी नहीं। कहानी 2, खाली खेत की परछाई। रमेश और उसकी पत्नी सुन्यना दोनों ही शहर की भागदौड़ से परेशान होकर गांव में बसने का फैसला करते हैं। रमेश का सपना था खेती करना, जमीन से जुड़ना, सादा जीवन जीना। गांव के एक कोने में एक पुराना खेत और झोंपड़ी उन्हें सस्ते में मिल गई। रमेश खुश था। खेत लंबा चौड़ा था, चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक सन्नाटा जो शहर से बिल्कुल अलग था। लेकिन गांव वालों ने एक ही बात कही, उस खेत में रात को मत जाना, वहां कुछ चलता है। लेकिन जमीन पर नहीं। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन तीसरी रात सुन्यना की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि रमेश चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, बिल्कुल स्थिर। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, खेत में कोई चल रहा है। सुन्यना ने झांक कर देखा, खेत में कोई लंबी परछाई इधर उधर घूम रही थी। पर अजीब बात यह थी कि जिसके पैर दिख रहे थे, उनका जमीन पर कोई असर नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई धूल नहीं उड़ रही थी। और फिर वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन सुन्यना गांव की बुजुर्ग महिला भूरी दादी से मिली। भूरी दादी ने कहा, वो खेत पहले जमींदार देसराज का था। उसने अपने मजदूरों को रात में वहां काम करने को मजबूर किया और एक औरत, लच्छो, उसी खेत में मरी थी। उसकी मौत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो खेत उसी की तलाश में अब भी जागता है। कहते हैं, उस औरत की परछाई ही वहां चलती है, जो अब इंसान नहीं रही। रमेश इस सब पर हंसा। भूत नहीं होते, ये सब गांव वालों की कहानी है खेत से दूर रखने की। एक रात जब तेज हवाएं चल रही थी, रमेश अकेला खेत में चला गया, अपनी टॉर्च और मोबाइल के साथ। सुन्यना ने मना किया, पर वो नहीं माना। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। रात के 2 बजे दरवाजा खुला। रमेश चुपचाप अंदर आया। उसके कपड़े गीले थे और पैरों पर कीचड़ लगा था। सुन्यना दौड़कर उसके पास गई। कहाँ चले गए थे? डर लग रहा था। रमेश ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, मैं यहीं था, खेत में। उसने मुझे बुलाया था। उसके बाद रमेश बदला रहने लगा। अब वह दिन भर सोता, रात में खेत की ओर देखता। बोलता कम था और आंखें अक्सर लाल हो जाती। कभी कभी वो सुन्यना को देखकर फुसफुसाता, तेरा चेहरा तो वैसा ही है जैसे उसका था। सुन्यना ने उसकी झोंपड़ी में छुपकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। रात 1 बजे रमेश खेत की ओर देख रहा था, लेकिन उसके सामने की दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि परछाई पीछे से उसके शरीर को नकल कर रही थी, जैसे 2 शरीर एक साथ हिल रहे हों। और फिर परछाई उससे आगे निकल गई। वो वीडियो देखकर सुन्यना का शरीर कांपने लगा। अगले दिन सुन्यना ने भूरी दादी को वीडियो दिखाया। दादी कांपते हुए बोली, ये रमेश नहीं है, वो खेत के नीचे धंसा होगा। ये उसकी परछाई है जो अब जीवित शरीर में समा गई है। यह छाया तब तक किसी और में नहीं जाती जब तक वह किसी को अपने जैसा बना न दे। सुन्यना डरते डरते खेत की ओर गई। वहां
एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में उसे रमेश के जूतों का एक जोड़ा दिखा और पास में मिट्टी में धंसे हुए 2 हाथ। वो वापस भागी, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब तू भी तो अकेली है, आजा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सुन्यना झोंपड़ी में अकेली बैठी थी, चुपचाप, बिना हिले। उसकी आंखें खाली थी और होंठ-होंठ पर हल्की मुस्कान। कोई कहता है वो अब भी खेत को घूरती रहती है। रात में खेत में अब 2 परछाइयां चलती हैं। कहते हैं जो भी उस खेत के पास रात को रुक जाए, वो तीसरी परछाई बन जाता है। कहानी 3, नीले कमरे की दीवार। कालाझर गांव बेहद शांत लेकिन थोड़ा कटा हुआ सा गांव था। हरियाली, पहाड़ और घने पेड़। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, दत्त हवेली, जो पिछले 40 वर्षों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग उसे मनहूस हवेली कहते थे। कहते हैं हवेली का ऊपरी नीला कमरा हमेशा बंद रहता था और वहां से कभी कभी आवाजें आती थी। दीवारें सीलन से भरी थी, लेकिन उसमें कोई अजीब सी गर्मी थी। गांव वाले उस कमरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मयंक, एक 34 वर्षीय लेखक, जो कोलकाता की भीड़ से दूर एक शांत जगह पर अपनी अगली हॉरर किताब लिखने आया था, इस हवेली को किराए पर लेता है। उसके साथ उसकी पत्नी श्रुति और 10 वर्षीय बेटी पिया भी थी। घर के मालिक गोपाल चौधरी ने चाबी देते वक्त एक बात कही, ऊपर का नीला कमरा बंद रहेगा बाबू, वहां कुछ अधूरा है, मत खोलिएगा। मयंक ने हंसते हुए कहा, मैं तो डरावनी कहानियां लिखता हूं। डर मुझे नहीं डराता। पहले कुछ दिन अच्छे बीते, मौसम खुशनुमा, आसपास शांति। लेकिन चौथे दिन से चीजें बदलने लगी। हर रात छत से धीमी खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवार को अंदर से कुरेद रहा हो। पिया ने कहा, पापा, वो नीला कमरा मुझसे बात करता है। वो कहता है दीवार में कोई है। दीवार से एक सड़ी चीज की गंध आने लगी, जो सिर्फ रात को महसूस होती थी। एक रात पिया नींद में चलती हुई सीधे उस नीले कमरे के दरवाजे तक चली गई। वो दरवाजा, जो बंद था, अपने आप हल्का सा खुल गया। मयंक उस रात बहुत परेशान था। वह दीवारों का मुआयना करने लगा। नीले कमरे की दीवार में एक अजीब दरार थी, पतली सी, लेकिन उसमें से गुनगुनाहट जैसी ध्वनि आती थी। उसने दीवार पर कान लगाया। मुझे निकालो, मैं अब भी यहीं हूं। वो पीछे हटा। सोचा शायद भ्रम होगा, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरार बड़ी होती गई और उससे एक हल्की सांस लेने की आवाज अब दिन में भी सुनाई देने लगी। श्रुति ने दीवार पर कुछ उभरे हुए निशान देखे, गोल गोल, जैसे आंखों की आकृति। उसने मयंक को दिखाया, लेकिन मयंक ने टाल दिया। पर अगली रात जब मयंक ने लाइट बंद की, तो उसे लगा दीवार की आंखें उसे घूर रही थी और उनमें हल्की चमक थी। वो समझ गया, अब मामला कहानी नहीं, हकीकत बन चुका है। मयंक गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरि मोहन दा से मिलने गया। हरि मोहन दा ने कांपते हाथों से बताया, वो कमरा कभी स्टडी रूम था। वहां एक आदमी, सुदीप, एक पेंटर, जो पागल हो गया था। वो दीवार पर इंसानों के चेहरे बनाता था, असली इंसानों के, जिन्हें वो लापता कर देता था। कहते हैं वो दीवार ही अब उसके शिकारों की कब्र है। सुदीप ने आखिरी पेंटिंग खुद की बनाई थी और फिर गायब हो गया। उसके बाद से कमरा बंद है और दीवार अब हर उस इंसान को खींचती है जिसमें कोई दर्द हो या अकेलापन। एक रात पिया अचानक गायब हो गई। घर में सब कुछ सामान्य था, दरवाजे बंद थे, लेकिन नीले कमरे की दरार अब और बड़ी हो गई थी। मयंक और श्रुति जब कमरे में घुसे तो पिया का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय दीवार पर उभरे एक नए चेहरे के, बिल्कुल पिया जैसा। श्रुति चीखी, ये क्या है? मयंक दीवार की तरफ दौड़ा।
उसे छूते ही उसे बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई और साथ ही एक झटका। उसे दीवार के अंदर पिया की धीमी धीमी चीख सुनाई दी। मयंक ने दीवार तोड़ने की ठानी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दीवार पर वार किया, पर हर बार हथियार छिटक कर गिर जाता। दीवार से गाढ़ा नीला धुआं निकलने लगा और उसी में पिया की परछाई दिखी, साथ ही एक अधपकी पेंटिंग जो धीरे धीरे मयंक की शक्ल ले रही थी। दीवार ने कहा, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो। मयंक बेहोश हो गया। सुबह पुलिस को श्रुति ने बुलाया, बताया कि मयंक और पिया गायब हो गए हैं। जब वे आए तो नीले कमरे की दीवार एकदम साफ और नई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दीवार पर हल्के रंग में दो चेहरे अब भी नजर आते थे, एक बच्ची का और एक पुरुष का। श्रुति अब अकेली रहती है। वो कहती है, मैं उन्हें दीवार से बाहर नहीं निकाल सकी, लेकिन अब मैं लिखती हूँ। उसी कमरे में, उसी दीवार के सामने गांव वाले कहते हैं, अब उस हवेली में एक और आवाज आती है, तुम भी एक कहानी हो, बस इंतजार करो, दीवार तुम्हें बुलाएगी। अगर इन कहानियों ने आपको भी सन्नाटे में डुबो दिया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी कहानी सबसे डरावनी थी और सब्सक्राइब करें गहरा सन्नाटा अगली दहशत के लिए।